नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात करेंगे परीक्षाओं की। जी हां, मौसम बदल रहा है, सीज़न बदल रहा है, धीरे धीरे हम सर्दियों से गर्मी की तरफ जा रहे हैं। और एक और मौसम जो इस वक्त आता है जनवरी, फरवरी, मार्च में, वो होता है परीक्षाओं का मौसम। वैसे तो बोर्ड एग्ज़ाम्स थोड़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहती हैं क्योंकि बोर्ड की परीक्षा होती है, लेकिन लगभग इसी वक्त सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं। तो बात भले ही बोर्ड की हो, लेकिन परीक्षा की तैयारी तो परीक्षा की ही तैयारी। और ख़ासतौर पे बोर्ड पे फोकस इसलिए रहता है क्योंकि भाई बोर्ड एग्ज़ाम हर स्टूडेंट के जीवन का एक बड़ा पल होता है, उसके माता पिता का बड़ा पल होता है, उनके माता पिता के लिए भी। और इनफैक्ट वो जो बोर्ड की मार्कशीट होती है वो लाइफ लॉन्ग काम आती है क्योंकि हर जगह सबमिट होती है। बहुत सारे असेसमेंट में बोर्ड के नंबर काफ़ी मायने रखते हैं। तो आज बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे कि कैसे अब बचे हुए वक्त में आप अच्छी तरह से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, कैसे बढ़िया रिवीजन कर सकते हैं, कौन सी वो टेक्निक्स है, कौन से वो तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने बोर्ड्स को अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातचीत आज होगी और उसके लिए हमने बुलाए हैं दो खास मेहमान। स्वागत कीजिए, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मंगलम स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता और बाल भवन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल विविध गुप्ता। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं हम। देखिए, अब एग्जामिनेशंस को मोटे तौर पर 1 महीना या उसके आसपास का वक्त रह गया है। बच्चों ने जो साल भर में पढ़ना था पढ़ लिया, लेकिन ये अंतिम का 1 महीना कितना इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या किया जा सकता है? ये आखिरी 1 महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बच्चों का हमने अक्सर देखा है जो परफॉर्मेंस उनकी प्री बोर्ड्स में रहती है और जो बोर्ड्स में रहती है उसमें कम से कम 15% का इजाफा होता है, वो बेटर हो जाती है। तो ये वक़्त ऐसा है जब बच्चों को बिल्कुल फ़ोकस करके अपनी पढ़ाई करनी है। एनसीईआरटी उनके लिए बाइबल है और एनसीईआरटी के जितने भी सवाल हैं, एग्ज़ाम्पलर के जितने भी सवाल हैं, उनको इस वक़्त सब कर लेने चाहिए। जितने भी सैंपल पेपर्स हैं या जो भी उनके टीचर्स उनके लिए पेपर्स इधर-उधर से इकट्ठा कर सकते हैं, प्री बोर्ड के पेपर्स जो कि फुल सिलेबस पे बने हुए होते हैं, वो रोज़ करने चाहिए। बच्चों को अपना टाइम डिवाइड कर लेना चाहिए और हर सब्जेक्ट के लिए कुछ दिन तय कर लेने चाहिए और बैठ के 3 घंटे का पेपर देना चाहिए ताकि जब एग्ज़ाम हो तो उनका कुछ भी जो पोर्शन है वो छूटना नहीं चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें ये आता था पर क्योंकि टाइम की कमी थी, इस वज़ह से हमने इसको छोड़ दिया। तो बच्चों को ये भी देखना चाहिए कि वो अपने रोल नंबर किस तरीके से भरेंगे क्योंकि 10वीं के बच्चे पहली दफ़ा बोर्ड का पेपर दे रहे होते हैं, तो उनको कई दफ़ा अपना नाम जो है उसको लिखना, रोल नंबर उसको लिखना भी नहीं आता, तो वो भी उनको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अच्छे से खाना खाना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए उनको, जंक फूड इस वक़्त बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, कोलाज़, पेप्सीज़ ये सब छोड़ देनी चाहिए। अगर जूस पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं और पेरेंट्स को खास तौर पे इसका ख़्याल रखना चाहिए कि बच्चों को वो सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स में कहीं नहीं भेजें, क्योंकि पेरेंट्स भी थोड़ा-सा शॉर्टकट ले लेते हैं, बच्चों को स्कूटीज़ वग़ैरह दे देते हैं। तो यही एक टाइम होता है जब बच्चे मेंटली ऑक्यूपाइड रहते हैं और एक्सीडेंट्स बच्चों के होते हैं। हमने देखा है कि लास्ट मोमेंट पे किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, फिर उनको स्क्राइब्स चाहिए होती हैं और स्ट्रेस जो है वो अननेसेसरीली होता है, तो पेरेंट्स को थोड़ा-सा टाइम निकाल के इस वक़्त बच्चों को लेके जाना चाहिए। मेडिटेशन करनी चाहिए, थोड़ा-सा योग और ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, पर सब कुछ भूलते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, एक दफ़ा जो पढ़ लिया है, लिख के पढ़ लिया है, वो कभी भी भूलता नहीं है। तो थोड़ा-सा अगर डीप ब्रीथिंग करेंगे, तो उनको सब कुछ याद भी आ जाता है। सो कुल मिला के अच्छा खाएँ, सोएँ, सोशल मीडिया से दूर रहें, अपने दोस्तों से ये नहीं पूछें कि तुमने कितनी पढ़ाई कर ली है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है, वो सही तरीके से नहीं बताता है कि उन्होंने कितनी पढ़ाई कर ली है। तो जी। आपको स्ट्रेस हो जाता है, तो बच्चों से बात ना करें, सोशल मीडिया बंद कर दें और अपना सोएँ रात को 6 घंटे, 7 घंटे ज़रूर सोएँ, आराम ज़रूर करें, तो एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे जाएँगे। चलिए, आपने तो एक इन शॉर्ट एक पूरी की पूरी बुक बता दी कि कैसे जाना है। अब एक-एक करके सारे पॉइंट हम टच करते हैं। विविध, एक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है
टाइम को डिवाइड करना है, टाइम जिसको ज्योति मैडम ने भी टच किया। और अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे वो कुछ कुछ बना के फ्रिज पे चिपका देते हैं, अपने स्टडी रूम में लगा रहते हैं। अब उसका पालन कितना हो पाता है वो एक अलग बात है, लेकिन किस तरीके से इस महीने को टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिवाइड करें, कैसे उसका एक कैलेंडर बनाएं? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, अपना स्लीप साइकिल जो है वो हमें सुधारना बहुत जरूरी है। आजकल जो है बहुत कॉमन है बच्चों के अंदर, जो कि रात को लेट सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, रात को पढ़ते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे मौकों पर जो है बच्चों का जब स्लीप साइकिल खराब होता है, तो वो जब दिन में एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तो वहां पर वो बहुत फ्रेश फील नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर होती हैं। तो सबसे पहले स्लीप साइकिल पर हमें फोकस करना है, क्वालिटी ऑफ स्लीप पर फोकस करना है। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं, हमारा मैम ने भी जैसा बोला कि हमें पौष्टिक आहार खाना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, तो उसके साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखना है कि हम समय पर खाना खाएं। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट का, लंच का और डिनर का समय है वो निर्धारित होना चाहिए और उसी तरीके से हम लोगों को अपना रूटीन फॉलो करना चाहिए। अब आपके पास 5 से 6 सब्जेक्ट होंगे, आप सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दीजिए इस टाइम पर जब तक आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। और मिनिमम 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है और किसमें आपको कितनी मेहनत की और जरूरत है, वो उस तरीके से आप उसको प्लान कीजिए। और साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो तो हर रोज किसी एक विषय का 3 घंटे का बैठ के सेल्फ असेसमेंट एग्जामिनेशन जरूर दें। आप अपनी टीचर्स को रिक्वेस्ट कीजिए जब आप वो पेपर कर लें तो वो आपको चेक करके भी आपको बता सकते हैं, वरना सेल्फ असेसमेंट के और भी बहुत सारे तरीके हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप अपनी आंसर शीट शेयर कर सकते हैं और उनसे भी अपना रिव्यू फीडबैक ले सकते हैं। बट होम टाइम टेबल डेफिनेटली बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। और जैसा विपिन जी आपने भी बोला कि बच्चे फ्रिज पर और अपनी अलमारी पर कहीं पर भी लगाते हैं, तो लगाना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको फॉलो करना उतना ही ज्यादा राइट। इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि उसके लिए डिटर्मिनेशन जो है, खुद की विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो विलिंगनेस तभी आएगी जब हम अपना रूटीन सेट रखेंगे, हम अच्छा खाएंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे। सो हैविंग एन ऑप्टिमिस्टिक विजन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। बिल्कुल। ज्योति मैम, इसमें फैमिली का सपोर्ट या पेरेंटल सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है? कई बार देखिए दोनों तरह की फैमिलीज है, कई बार ऐसा लगता है बच्चे की नहीं मम्मी पापा की एग्ज़ाम है, और कई बार ऐसा लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं तो उस तरीके से देख नहीं पाते, पूरी तरह डिपेंडेंट है कि आपने अपनी कोचिंग से पढ़ लिया या ट्यूशन से पढ़ लिया या स्कूल से पढ़ लिया। वो बैलेंस कैसे बिठाया जाए? पेरेंट्स सभी जो हैं वो बच्चों को सपोर्ट करते हैं। मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करता। हो सकता है टाइम उनके पास नहीं हो, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं से मैनेज करते हैं, छुट्टी भी लेते हैं बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। तो पेरेंट्स का सपोर्ट तो बहुत जरूरी है इस वक्त। अगर बच्चों को हेल्दी खाना खाना है, थोड़ा सा उनको सोशल मीडिया से दूर रखना है, डिसिप्लिन में रखना है, फोन्स अपने पास रखने हैं उनके, और ये भी देखना है कि बच्चे बैठ के मॉनिटर्ड पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए पेरेंट्स का सपोर्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त। क्योंकि अगर बच्चों को हम सिर्फ उन्हीं के हाल पे छोड़ देंगे तो वो तो बच्चे ही है अभी, वो कहीं ना कहीं से इधर उधर निकल जाएंगे, और जब वक्त बिल्कुल नहीं रह जाएगा वो इतने एंग्शियस हो जाते हैं कि बाद में उनको और मेंटल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। सो मेंटल स्ट्रेस होने लगता है और उस वक्त फिर उनके पेपर्स ठीक नहीं होते हैं। तो हम कितना भी कहें कि स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में बच्चे एग्जाम दे, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का भी इस वक्त आप देखिए, जो बच्चे जेई का इम्तिहान दे रहे हैं उनके इस वक्त जेई के इम्तिहान भी चल रहे हैं, साथ में उनके प्री बोर्ड्स भी चल रहे हैं, उनके प्रैक्टिकल इम्तिहान ऑलरेडी शुरू हो गए हैं बोर्ड के। तो बच्चों को इधर उधर लेके जाना, स्कूल लेके आना, स्कूल से लेके जाना, क्योंकि बच्चे पूरा दिन स्कूल में नहीं रहना चाहते, अपने जी। प्रैक्टिकल्स के लिए या डाउट क्लियरिंग के लिए आते हैं, तो वो फोकस 2-3 घंटे पढ़ के उनको वापस जाना होता है। तो उसके लिए भी पेरेंट्स को उनको लेके आना, उनको लेके जाना या उनके लिए ड्राइवर को अरेंज करना, वो भी जरूरी है। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बच्चों को सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स ना दें, और चाहे वो उबर में आए, चाहे वो ऑटो में आए, मगर सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स में वो बिल्कुल भी नहीं आए। तो बच्चों को लाना, ले जाना, उनका पौष्टिक आहार देखना, उनकी मॉनिटरिंग करना, फिर उनको स्कूल लेके आना,
तो इन सब चीजों के लिए अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस वक्त बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें और उनके जी साथ बातचीत भी करें कि उनकी क्या बिल्कुल। तकलीफ है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उनको टीचर्स की ज्यादा जरूरत है, कुछ भी और पढ़ाने की ज्यादा जरूरत है, तो बच्चों से बातचीत करने की भी इस वक्त बहुत जरूरी है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा से परीक्षा पे चर्चा पे कहते हैं कि इसको उत्सव की तरह लेना चाहिए, स्ट्रेस जी की तरह नहीं लेना चाहिए। तो वो माहौल उत्सव का घर पे भी होना चाहिए। ट्रू। सिर्फ प्रधानमंत्री जी बोले उसी के लिए नहीं, पर घर पे भी उसको उसका सही माहौल में भी होना बनाना चाहिए। चाहिए। वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी एक प्रश्न हम लेते हैं इसमें आगे चल के। विविध, ये बताइए कि रिवीजन, ये टाइम बेसिकली रिवीजन का ही है, रिवीजन की सही टेक्निक क्या है? बहुत सारे बच्चे रिवीजन करते हैं, लेकिन क्या वो प्रॉपर तरीका है, क्या वो प्रॉपर टेक्निक है जिससे आपको अपने रिवीजन का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा? आप म्यूट पर हैं शायद विविध। जी, सीबीएसई जो है वो अपना एग्जामिनेशन का ब्लूप्रिंट देता है, मार्किंग स्कीम देता है बच्चों को, जिसमें चैप्टर वाइज वेटेज डिवाइडेड है। तो हम लोगों को बच्चों को वो वेटेज जरूर प्रोवाइड करनी चाहिए और बच्चों को उस वेटेज को ध्यान में रख के ही अपना एग्जामिनेशन का रिवीजन और प्रिपरेशन करना चाहिए। जब भी हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज ज्यादा है, तो वो सबसे पहले कवर करने चाहिए, और जो इजी टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है आप आसानी से लास्ट मिनट में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं। और साथ जैसा कि मैम ने भी बताया, एनसीईआरटी जो है वो बाइबल है हम लोगों को। इस समय बच्चों को हम लोग सभी ये गाइड करते हैं कि एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स भी करेंगे, उसकी बैक एक्सरसाइजेस भी करेंगे, और साइंस, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनके चैप्टर्स सेल्फ रीड करने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सीबीएसई का जो नया पैटर्न आया है कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जामिनेशन का, उसमें इन बिटवीन क्वेश्चंस आते हैं जो कि बच्चों की कॉम्पिटेंसी को टेस्ट किया जाता है, जिसमें, और वो तभी बच्चा उसको अटेम्प्ट कर पाएगा जब उन्होंने चैप्टर्स थरोली रीड किए होंगे। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी जरूर लिए जाएं, और सीबीएसई जितने भी सैम्पल पेपर्स सीबीएसई ने रिलीज किए हैं उन सैम्पल पेपर्स को भी आप साथ में बैठ के तैयार करें, उनकी प्रिपरेशन करके एग्जाम दें और उसको चेक करें, क्योंकि उसकी मार्किंग स्कीम भी साथ में सीबीएसई रिलीज करता है। तो ये जब हम इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट की प्रिपरेशन पूरी हो जाती है, और इन चीजों का हमें जरूर ध्यान रखना है। जी ज्योति मैम, कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, कुछ बच्चों को ज्योग्राफी या हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट भी टफ लग सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेजेस हो गई या कुछ और, वहाँ पर स्कोरिंग हाई होती है। लेकिन होता क्या है कि बच्चे जो थोड़े टफ सब्जेक्ट हैं उसमें ज़्यादा मेहनत लगाते हैं, ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और उसके चक्कर में ये होता है कि जो आसान जहाँ स्कोरिंग हो सकती है उसको थोड़ा हल्के में लेते हैं। यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्योंकि आपकी तो ओवरऑल मार्कशीट सारे स्कोर से बनती है, सारे सब्जेक्ट में आपके क्या है, फिर ओवरऑल परसेंटेज निकलेगा। इस चीज़ को बच्चे कैसे मैनेज करें ताकि ज़्यादा बेहतर परसेंटेज उनकी मार्कशीट्स पे दिखाई दे? तो जैसे सबसे पहले बताया था, बच्चों को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और हर सब्जेक्ट के लिए कुछ दिन सेट असाइड कर देने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली उनको अपनी तैयारी करनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट इस तरीके से हल्का या भारी नहीं होता है, सबका अपना एक प्रिपेयर करने का पैटर्न है, तो उसको समझ लेना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली तैयारी करनी चाहिए। बच्चे जो है वो, जैसे अगर उन्होंने पीसीएम लिया हुआ है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में थोड़ा सा ज्यादा वक्त दे देते हैं और इंग्लिश में और जो उनका 5th या 6th सब्जेक्ट होता है उसमें वो कम टाइम देते हैं या लास्ट मिनट पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको उन सब्जेक्ट्स को भी शुरू से ही पढ़ के और तैयार कर लेना चाहिए और उनके भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लिख लिख के आंसर्स जो हैं वो अपने टीचर्स से चेक कराने चाहिए, क्योंकि कई दफा बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, जब वो पढ़ के उनको ये लगता है कि हमें तो सब कुछ आ गया तो वो गलती करते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि सही जो जवाब है वो किस तरीके से लिखना है और उसको उनको टीचर से चेक भी कराना चाहिए, क्योंकि जब हमारे बोर्ड के पेपर चेक होते हैं तो एक पूरी प्रॉपर मार्किंग स्कीम बनती है और हर कीवर्ड का, हर स्टेप का जो है
वो मार्क्स होते हैं। तो बच्चों को उसका ज्ञान होना चाहिए, टीचर्स को बताना चाहिए, ताकि बच्चे उसी तरीके से तैयारी करें। अभी न्यूज़पेपर्स में भी टिप्स जो हैं सब्जेक्ट वाइज आती हैं, और टीचर्स जो हैं स्कूल के वो भी टिप्स बताते हैं। इन टिप्स को जो है बड़ी सीरियसली देखना चाहिए, और बच्चों को इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, ताकि जब वो तैयारी करें तो उनको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर प्रश्न का जवाब देना है। और अभी तो अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसका गलत जवाब दे रहे हैं, तो अभी तो खुश हो जाना चाहिए कि एटलीस्ट उनको ये पता चल गया कि कौन-सा उनका वीक टॉपिक है, और उसको वो कर राइट। सकते हैं, कवर कर सकते हैं। 100% की तैयारी करनी चाहिए, कभी भी सिलेक्टिव ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि हम ये छोड़ के चले जाते हैं। तो अभी भी वक़्त है, अगर बच्चों को कोई भी डाउट है तो वो वापस अपने स्कूल में जाएँ, अपने टीचर से पढ़ें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर काफ़ी सारी बातें हो गई कि कैसे आपको रिवीजन करना है, कैसे घर से सपोर्ट मिल सकता है, कैसे सब्जेक्ट में स्कोरिंग ज़्यादा हो सकती है। ऐसा नहीं कि जो अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट है आप उनको एक तरफ रख दें और दूसरों पे बहुत ध्यान लगाएं। बैलेंस अप्रोच कैसी हो, इसकी बात हो गई। अब एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद करेंगे डी डे की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे साल भर बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बोर्ड के प्रेशर को शायद ज़्यादा ले लेते हैं, या एग्ज़ाम के प्रेशर को ओवरऑल ज़्यादा ले लेते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में थोड़े ब्लैंक से हो जाते हैं। वो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनल डे के लिए। वो अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की। बोर्ड परीक्षा आई और जोश रखिए हाई, क्योंकि आपको अच्छा स्कोर करना है, बढ़िया स्कोर करना है, अपने रिपोर्ट कार्ड को बेहतरीन बनाना है और आगे की क्लासेस के लिए एक बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। और बाकी जो भी परीक्षाएं बच्चे इस साल दे रहे हैं, वेदर बोर्ड नहीं भी हैं तो भी उसमें कैसे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो ज्योति जी और विविध जी दोनों हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे थे। मेन फोकस हमने कहा था कि जो डी डे है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन का दिन है, उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें रहेंगी। विविध साहब, एक बात और, अभी क्योंकि लगातार ये बात है कि डिस्ट्रैक्शंस की इन दिनों कमी नहीं है, आप दोनों ने ये जिक्र किया, सोशल मीडिया का, टीवी भी है, तमाम दूसरी चीज़ें हैं, और इन दिनों तो डिस्ट्रैक्शंस की चारों तरफ से कोई कमी नहीं है। कैसे इसमें एक बैलेंस अप्रोच हो? क्या जैसे एक पुराना मुझे याद आता है कि पहले के समय में हम देखते थे कि बच्चे बिल्कुल ही बाहर निकलना बंद कर देते थे, टीवीज़ बंद हो जाते थे, कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं। उस ज़माने में तो सोशल मीडिया होता नहीं था, मूवीज़ नहीं देखनी, टीवी नहीं देखना, नीचे खेलने नहीं जाना, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन मैं देखता हूँ कि वक्त के साथ साथ वो चीज़ें बदली हैं। कितना बैलेंस इसका होना चाहिए? क्या बिल्कुल एक महीने के लिए कट ऑफ हो जाइए सारी चीज़ों से, या फिर एक संतुलित तरीके से 1 आध घंटा रिक्रिएशन के लिए भी निकाल लीजिए, थोड़ा बहुत चीज़ों को चेक कर लीजिए, थोड़ा खेल लीजिए ताकि एक्टिव भी रहे, क्योंकि यूँ तो बच्चे आजकल खेलते नहीं हैं। तो कैसे इस बैलेंस को बिठाया जाए? जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस टाइम टेबल में एक समय जरूर निकालना चाहिए सभी बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइजेस के लिए। तो वो चाहे कोई सा भी गेम खेले, कोई सा भी स्पोर्ट्स करे, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी इस टाइम पर मस्ट है। उसके बिना जो है हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी भी तरीके का मानसिक तनाव से हम बाहर आए, या हम अच्छा रिजल्ट भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिकॉज अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा एग्जामिनेशन में अच्छा करे, तो एग्जामिनेशन सिर्फ एक माइलस्टोन है, लेकिन जो एजुकेशन का पर्पज है वो एक लाइफ के लिए प्रिपेयर करने का पर्पज है। तो वो तभी पूरा होगा जब बच्चों को बैलेंस पता होगा कि साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ जो है सामाजिक हमें रहना है, हमें अपने पेरेंट्स के साथ भी समय बिताना है, सिबलिंग्स के साथ भी समय बिताना है, और खेलने कूदने अपने दोस्तों के साथ भी जाना है। आज की अनफॉर्चुनेटली आजकल बच्चे जो है वो ये सोचने लगे हैं कि समय साथ बिताने का मतलब ये है, या स्ट्रेस से बाहर निकलने का मतलब है कि स्क्रीन टाइम, मोबाइल्स लेके बैठ जाते हैं, गेम्स खेलने लग जाते हैं, या सोशल मीडिया, जैसा मैम ने भी बोला, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा समय स्पेंड करते हैं। वो बिल्कुल बेनिफिट नहीं करने वाला है। इनफैक्ट वो और ज्यादा बच्चे को स्लम्बर की तरफ ले जाएगा, और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बच्चे के मस्तिष्क पर भी पड़ेगा, और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को अपना रूटीन जो है वो बिल्कुल बहुत तरीके से बनाना चाहिए, जिसमें डेफिनेटली 1 to 1.5 आवर्स स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, फिजिकल एक्सरसाइजेस के लिए उनको रखना ही चाहिए। इवन एग्जामिनेशन से एक दिन पहले भी रखना चाहिए।
जी, बस जो ज्योति मैम ने बात कही उसका ध्यान रखें कि उसी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स अपनाएं जिसमें आपके हाथ पांव टूटने का डर ना हो। तो मतलब माइल्ड एक्टिविटी, बहुत विगरस एक्टिविटी नहीं कि आप जाके मैच ही खेलने लग जाएं प्रोफेशनल लेवल पे और चोट लगा के आ जाए। रिक्रिएशन के लिए टाइम, हल्का फुल्का खेलकूद, लेकिन अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। नाउ ज्योति मैम, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर, ये वो जगह है जहां पर अक्सर अच्छे अच्छे बच्चे भी मात खा जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, या जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा नहीं कर पाते। इससे कैसे डील किया जाए? सबसे पहले तो टाइम से पहुंचे एग्जामिनेशन सेंटर। कई दफा क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो पहले दिन स्पेशली बच्चों को लेट पहुंचाते हैं। तो मैं ये एडवाइस करूंगी कि एक दिन पहले जाके अपना एग्जामिनेशन सेंटर देख लें, कौन से स्कूल में है, कौन सा शॉर्ट रूट है, वहां का क्या ट्रैफिक सिचुएशन है, उसको जान ले, ताकि सुबह आराम से जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर टाइम से पहुंच जाए, ताकि वो स्ट्रेस ना हो। दूसरा, अपना जो एडमिट कार्ड है उसको भी ठीक से रख लें, अपनी यूनिफॉर्म वगैरह ठीक से रख लें, ताकि वो एक लास्ट मिनट उनको कोई परेशानी ना हो। और जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, जो रीडिंग टाइम दिया जाता है बच्चों को, उस रीडिंग टाइम में वो एक दफा सारा अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ ले, क्योंकि वही एक टाइम ऐसा आता है जब आप मेंटली अपने आप को टाइम सेट कर लेते हैं और प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमें ये सब सवालों का जवाब देना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अच्छे-अच्छे बच्चे जो होते हैं उनको भी लगता है हम भूल गए। तो एक सीक्वेंस जो क्वेश्चंस की है उसको मेंटेन रखना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि ऊपर नीचे आपने क्वेश्चंस कर दिए, क्योंकि बाद में एग्जामिनर्स को तकलीफ होती है ऊपर नीचे देखने की और पेपर्स चेक करने की। तो आपको सीक्वेंस मेंटेन करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको इमीडिएटली नहीं आता, तो आप वो जगह छोड़ के आप आगे बढ़ जाइए, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो वापस जब उस पेज पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक ये क्वेश्चन मेरा छूटा हुआ है, इसका जवाब मुझे देना है। तो किसी भी क्वेश्चन पे आप अननेसेसरीली बहुत टाइम ना वेस्ट करें, जिसकी वजह से आपका पेपर आगे का छूट सकता है। दूसरा, कुछ ऐसा नहीं होता, मैं बच्चों को कहना चाहूंगी, जो आपने एक दफा पढ़ा है और लिखा है जो आप एकदम से भूल जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी बोला, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लें। उस वक्त भी अगर आप अपनी आंख बंद करके थोड़े से 5 या 10 डीप ब्रेथ्स लेंगे, आपको वो आंसर का जवाब वापस आ जाएगा, सबकॉन्शियस से वो कॉन्शियस में आ जाएगा। तो वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बच्चों की जो अपने स्कूल की टीचर्स होती हैं वो भी वहां पे मौजूद होती हैं, क्योंकि अब ये रूल है सीबीएसई का कि जिस स्कूल से बच्चे आए हैं वहां की टीचर्स भी वहां पर होती हैं। तो अगर कोई तकलीफ है, आपको बैठने की जगह कंफर्टेबल नहीं मिली है, या वेंटिलेशन ठीक नहीं है, या कुछ ठीक नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर का, तो आप उसके बारे में भी अपनी टीचर को बता सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू डील ऑन अ डी डे। आपके एग्जामिनेशन डे पर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख के आप इस तरीके से स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। जब स्ट्रेस फ्री रहेंगे अपने आप अच्छा लिखेंगे। क्विकली विविध, अब समय मेरे पास कम है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। जो 2 पेपरों के बीच का गैप होता है, छुट्टी रहती, कई बार कुछ पेपरों में बड़े गैप आते हो, मेरा अपना अनुभव है कि इनफैक्ट वो गैप आपका नुकसान कर देते हैं, आप बहुत छोड़ देते हैं फिर चीज़ों को। उन गैप्स को कैसे अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है? मेरे को ऐसा लगता है कि वो समय हमारा रिवीजन का है। उस समय अब तक आप अपना सिलेबस सारा खुद भी कर चुके हुए हैं, और आपके जो इंपॉर्टेंट नोट्स आपने अपने क्रिएट किए हैं, खुद से बनाए हैं, या आपकी टीचर ने आपको सजेस्ट किए हैं, उनको गो थ्रू दोबारा से कीजिए। और बिल्कुल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तैयारी हो चुकी है इस टाइम तक। आपको सिर्फ रिवीजन करना है, स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को आपको ध्यान देना है। फ्लो चार्ट्स, स्प्रे डायग्राम्स और इस तरीके के जितने भी टूल्स हैं वो आप यूज कीजिए। माइंड मैप्स बना लीजिए ताकि रिवीजन इजी हो जाए। तो अभी आपके पास समय है 15 दिन का। जो भी टॉपिक्स आपके पास है उनके स्प्रे डायग्राम्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, और उनको यूज कीजिएगा उन 2 दिन की या 3 दिन की गैप के बीच में। जब आप उस समय को इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत जल्दी रिवीजन कर पाएंगे और प्रेशर बिल्कुल भी फील नहीं होगा। साथ ही साथ जो है, जैसा मैंने फिर दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, स्क्रीन टाइम पे बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है। हमें बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम पे समय बर्बाद नहीं करना है। किताबों के पे रिवीजन करना है, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज
अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, न्यूट्रिशियस फूड खाते हुए, और मार्किंग स्कीम को जरूर आप दोबारा से गो थ्रू कीजिए। मार्किंग स्कीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ब्लूप्रिंट सीबीएसई ने दिया है सीबीएसई सैंपल पेपर्स का, वो आपकी बाइबल है इस समय, और उसी के हिसाब से उसको ध्यान में रख के आप अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, तो आपको एक बहुत ही प्लान तरीके से, मतलब अब आपके पास 1 महीने का समय है, उसमें अपने रिवीजन को, अपनी हेल्थ को, अपने एंटरटेनमेंट को, अपनी स्लीप को, और फाइनली जब आप एग्ज़ाम में थ्रू होंगे, जब वो एग्ज़ामिनेशन शुरू हो जाएगी, तो एग्ज़ामिनेशन हॉल तक जाना, वहाँ पर पेपर को सॉल्व करना, घर आना, अगले पेपर की तैयारी करना, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप इसको अभी से प्लान कर लेंगे या अपने मन में एटलीस्ट एक बार सोच लेंगे, ये पूरी प्रोसेस के थ्रू अगर आप निकल गए अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, तो आपको आगे जाते हुए चीज़ें बहुत इजी लगेंगी, क्योंकि एक तरह की प्लानिंग आप कर चुके होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया ज्योति जी, विविध जी। आई थिंक कि बच्चों को एग्जामिनेशन से पहले ये सारी बातें बच्चे जानते हैं, लेकिन जब आप जैसे एक्सपर्ट्स से सुनते हैं, उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है और शायद वो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई होप बच्चे अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। नमस्कार।